हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा। आज है संडे। 6 से लेकर 12 अक्टूबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए एंड तक सेशन को देखिए। एक एक क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। शुरू करते हैं और आज के वीकली करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो आई थिंक लास्ट सेशन में ही मैंने आपको बताया था नोबेल पीस प्राइज के बारे में 2025 के। ये दिया गया है मारिया कोरिना माचाडो को। ये वेनेजुएला की रहने वाली है। वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इन्होंने काफी काम किए हैं, पीसफुली काफी प्रोटेस्ट किए थे, इसीलिए मारिया कोरिना माचाडो को हाल ही में शांति का नोबेल दिया गया 2025 में। आपको पता है वेनेजुएला में 2013 में निकोलस मादुरो की गवर्नमेंट बनी थी, ये प्रेसिडेंट बने थे, और उसके बाद वेनेजुएला में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। आगे चलकर जितने भी इलेक्शन होते थे वो फेयर तरीके से नहीं होते थे, इसीलिए बार बार निकोलस मादुरो ही प्रेसिडेंट चुनकर आते रहे। डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, आगे चलकर इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा था, देश में वायलेंस बढ़ता जा रहा था, क्राइम बढ़ते जा रहे थे। तो इसके बाद वेनेजुएला में प्रोटेस्ट होना शुरू होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, और इनको लीड करती है मारिया कोरिना माचाडो। तो इनका डेमोक्रेसी के लिए जो योगदान है वेनेजुएला में, इसीलिए इन्हें 2025 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह वेनेजुएला की बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, वेंटे वेनेजुएला पार्टी से संबंधित है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी रही है। हालांकि इनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर क्योंकि जान को खतरा था तो ये अंडरग्राउंड हो गई थी। तो ये वेंटे वेनेजुएला पार्टी से संबंधित है, वेनेजुएला की रहने वाली। पहली बार 1901 में जो नोबेल पीस प्राइज था वो हेनरी ड्यूरेंट स्विट्जरलैंड के हैं और फ्रेडरिक पासी को दिया गया, ये फ्रांस के हैं। लास्ट ईयर 2024 में जापान का एक एनजीओ है निहोन हिदांक्यो ऑर्गेनाइजेशन, इसको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। यह परमाणु हथियारों को रोकने के लिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए काम करने वाला एनजीओ या संस्था है जापान की। तो ये 2024 में इसको मिला था नोबेल पीस प्राइज। 25 में दिया गया मारिया कोरिना माचाडो को। इसके अलावा वैसे 5 क्षेत्रों में नोबेल अनाउंस हो चुके हैं, तो शांति का नोबेल मिल गया। इसके अलावा 2025 में जो लिटरेचर का नोबेल है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यह हंगरी के एक ऑथर को दिया गया है जिनका नाम है लाज़लो क्रास्नाहोर्काई। ठीक है, लाज़लो क्रास्नाहोर्काई, ये हंगरी के ऑथर है, इनको दिया गया 2025 में लिटरेचर का या साहित्य का नोबेल। इनके अलावा मेडिसिन का नोबेल दिया गया 3 साइंटिस्टों को संयुक्त रूप से, जिन्होंने इम्यून सिस्टम पर रिसर्च किया था। इनके नाम है मेरी ई ब्रोंको, ये यूएसए से आती है, फ्रेड राम्सडेल, ये यूएसए से आते हैं, और शिमोन साकागुची, ये जापान के रहने वाले। तो इन तीनों को दिया गया है मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल। इनके अलावा जो फिजिक्स का नोबेल है वो 3 साइंटिस्टों को दिया गया। एक है जॉन क्लार्क, ये यूके से आते हैं, एक है मिशेल डेवोरेट, ये फ्रांस से आते हैं, और जॉन मार्टिनेज, ये यूएसए से आते हैं। इन तीनों को ही जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिज्म है उसके लिए, और इसके अलावा एनर्जी क्वांटाइजेशन पर शोध के लिए यह अवार्ड दिया गया है। तो यह हो गया फिजिक्स का नोबेल। इसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल भी 3 साइंटिस्टों को संयुक्त रूप से दिया गया। एक है सुसुमु किटागावा, जापान के रहने वाले हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, और ओमार यागी यूएसए के रहने वाले हैं। यह है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, जो कि इनको दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हैं 5 क्षेत्रों में नोबेल। पीडीएफ में देख लेना, इनको एक बार पॉज करके पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको पूरे वीक में सारे नोबेल बहुत ही डिटेल में समझाए थे, इनकी जितनी भी डिस्कवरी है वो भी मैंने आपको सबकी डिटेल में समझाई थी। तो यहां पर शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि नोबेल किस किस को मिले हैं। आगे आइए, 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की फाइनल मेडल टेली में इंडिया की रैंक क्या रही? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसकी फाइनल मेडल टेली में इंडिया को 10वां स्थान दिया गया। 10वें स्थान पर इंडिया रहा। इंडिया के मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने टोटल 22 मेडल अपने नाम किए।
6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया मेडल टेली में 10वें स्थान पर रहा है। ओके, यह पहली बार है जब साउथ एशिया के किसी देश में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, और यह आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और इस साल ये 12वां एडिशन है इस चैंपियनशिप का। भारत की इस कंपटीशन में अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यही थी, पर हम 10वें नंबर पर रहे। पहले पर रहा ब्राजील 44 मेडल के साथ, सेकंड पर रहा चाइना 52 मेडल के साथ। एक न्यूट्रल पैरालंपिक एथलीट की टीम भी खेलती है, पर इनको 46 मेडल मिले, पर ये क्योंकि कोई देश नहीं है तो इनको रैंक नहीं किया गया। तीसरे पर है ईरान, जिसने 15 मेडल अपने नाम किए। पहले नंबर पर कौन है ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील, और इंडिया की रैंक क्या है तो 10वीं। किसमें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12वां एडिशन कहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है, यूनेस्को का पहला अरब डायरेक्टर जनरल बना है खालिद अल इनानी, आंसर बी। अभी तक आंद्रे एंजोले जो कि फ्रांस से आती है, ये डायरेक्टर जनरल थी यूनेस्को की। इनको रिप्लेस किया है मिस्र के रहने वाले खालिद अल एनानी ने, और ये यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल बने। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बनने वाले अरब के पहले व्यक्ति है। यूनेस्को के 11वें डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। इजिप्ट या मिस्र के गीजा में ये रहते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इजिप्ट में वहां के टूरिज्म मिनिस्टर के रूप में भी मिस्र में ये काम कर चुके हैं। देखिए, यूनेस्को के बारे में कैजुअली सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, साइंस, इन सभी के क्षेत्र में काम करती है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना की गई थी यूनेस्को की। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और खालिद अल एनानी इसके वर्तमान में नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए यूनेस्को के। भारत और रूस के बीच में इंदिरा 2025 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया जा रहा है। पहला फैक्ट तो यह हो जाता है कि इंदिरा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में आयोजित की जाती है, तो इंडिया और रशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के राजस्थान राज्य में। दोनों देशों की मध्य जो मिलिट्री है उनके मध्य में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए 7 से लेकर 15 अक्टूबर तक राजस्थान में एक महाजन ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन आर्मी का, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, वैसे आपको पता है इंदिरा जो है वो नेवल एक्सरसाइज भी है और मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में आयोजित की जाती है। तो दोनों आयोजित की जाती है, अलग अलग समय पर इनका आयोजन होता है इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, अभी 2025 में ही मार्च अप्रैल मंथ में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई का जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पर नेवल एक्सरसाइज का भी आयोजन किया गया था। तो नेवल एक्सरसाइज चेन्नई तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे हुई, और अब जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंदिरा 2025 उसका आयोजन कहां किया जा रहा है, राजस्थान में, इंडिया और रशिया के मध्य में। और इस बार ये इंदिरा का 14th एडिशन है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है, शस्त्र रामानुजन अवार्ड, यह अवार्ड दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। ठीक है, अलेक्जेंडर स्मिथ को यह अवार्ड दिया गया। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 32 साल से कम उम्र के ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया हो, आउटस्टैंडिंग कुछ कर दिया हो, ऐसे किसी गणितज्ञ को इंटरनेशनल लेवल पर दिया जा सकता है शस्त्र रामानुजन अवार्ड। तो यूएसए के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है अलेक्जेंडर स्मिथ, इनको दिया गया 2025 में शस्त्र रामानुजन अवार्ड। ओके, यूएसए की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से संबंधित है अलेक्जेंडर स्मिथ। 2025 में 2024 में लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के एक मैथमेटिशियन थे अलेक्जेंडर दुन, इनको दिया गया था। ये अलेक्जेंडर दुन है ऑस्ट्रेलिया के, और अब अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया, ये यूएसए से आते हैं। देता कौन है शस्त्र रामानुजन अवार्ड, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, षणमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, इसे ही शॉर्ट में शस्त्रा के नाम से जाना जाता है। और ये रामानुजन जो कि भारत के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन,
इनके नाम पर देती है रामानुजन अवार्ड, तो इस अवार्ड का नाम हो गया शस्त्र रामानुजन अवार्ड। ओके, 10,000 अमेरिकी डॉलर इसकी राशि है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। और जो यूनिवर्सिटी है वो तमिलनाडु के तंजावुर की यूनिवर्सिटी है। 32 साल से कम उम्र के मैथमेटिशियन को यह अवार्ड दिया जाता है। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको याद रखना चाहिए। आज का ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जो कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट की कोई पीएससी हो, तो वो जीएस के लिए हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, साथ ही साथ हर टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप यहां पर टेस्ट भी लगा पाएंगे। ठीक है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं जीएस फाउंडेशन कोर्स को, तो आप हमारा जो स्टूडेंट के लिए एआई गुरु कोर्स है वो आपको यहां पर इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, एआई गुरु कोर्स में आपको पता चलेगा कि आप अपनी जो तैयारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो इंप्रूव एआई की मदद से कैसे कर सकते हैं, तो ये सभी आपको नॉलेज यहां पर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जीएस फाउंडेशन कोर्स के साथ, आरएम 2.0 के साथ। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इसे वहां पर जाकर अवेल कर सकते हैं। और आज 10 बजे आप सभी के लिए वेबिनार है एआई पर, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं और एआई के वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं 10 बजे। ओके, आज 10 बजे संडे को आपका वेबिनार शुरू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। चर्चित पासनी पोर्ट कहां पर स्थित है? पासनी पोर्ट अभी काफी सुर्खियों में रहा, यह देखने को मिलता है पाकिस्तान में। हुआ यह है कि पाकिस्तान ने पासनी पोर्ट पर इनवाइट किया है यूएसए को कि आप इसको डेवलप करो और इस पर कंट्रोल करो और यहां से अपने काम करो, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और यूएसए मिले सुर, जो एक गाना है ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा, तो वैसे बिल्कुल एक साथ चल रहे। तो पासनी पोर्ट इसने अमेरिका को देने के लिए अमेरिका को इनवाइट किया है। अब यूएसए पासनी पोर्ट को डेवलप करेगा और इसको ऑपरेट करेगा। प्रॉब्लम यह कि भारत का जो एक ईरान का चाबहार पोर्ट है ना, जिस पर इंडिया का कंट्रोल है, वो यहां से बहुत पास है, और ग्वादर पोर्ट जिस पर जो पाकिस्तान में हो और जिस पर चीन का भी कंट्रोल है, जहां से चीन कंट्रोल करता है, तो वो भी काफी पास में। तो अमेरिका दक्षिण एशिया में कोई ऐसा प्लेस ढूंढ ही रहा था कि जहां से वो दक्षिण एशिया को कंट्रोल कर पाए। तो अब पाकिस्तान ने पासनी पोर्ट यूएसए को देने की पेशकश की है, तो इसीलिए ये पोर्ट सुर्खियों में है। यहां से जो रेयर अर्थ मिनरल है, जो खनिज है, उनको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा और यहीं से अमेरिका इनको परचेस करेगा और अमेरिका इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से जब रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया पर भी इसका इफेक्ट आएगा, चाइना पर भी इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए ये पोर्ट काफी सुर्खियों में है। पासनी पोर्ट कहां पर देखने को मिलता है? पाकिस्तान में। वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल मनाया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। ठीक है, भारत में पूरे वर्ल्ड में स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति, इसके इंपॉर्टेंस के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड स्पेस वीक का आयोजन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में से घोषित किया था और सन 2000 से यह हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, तो सन 2000 में शुरू किया गया था वर्ल्ड स्पेस वीक, 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2025 में लिविंग इन स्पेस वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर अभ्यास कोकण 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो कोकण एक्सरसाइज ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित की जाती है। अभी 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है वेस्टर्न घाट पर। ओके, वेस्टर्न घाट एरिया में जो कोकण तट है वहां पर 5 तारीख को यह शुरू हुआ था और आज यह खत्म होगा। 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच में एक एनुअल नेवल एक्सरसाइज है। दोनों देशों की नेवी के मध्य में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, आपसी सहयोग और जो टेक्नोलॉजी से उनको साझा करना, इससे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2 फेज में यह आयोजित की जा रही है। पहला फेज इसका हार्बर फेज था और दूसरा फेज इसका सी फेज है। ठीक है, आज 12 तारीख को ये खत्म हो जाएगी। तो वेस्टर्न घाट पर कोकण नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में आयोजित की जा रही है। लास्ट ईयर
2025 से पहले ये 2023 में आयोजित की गई थी। वैसे तो हर साल होती है, पर कभी कभी क्या होता है कि मिस हो जाता है कोई सा ईयर। तो लास्ट ईयर 2023 में ये अरेबियन सी में आयोजित की गई थी और अब वेस्टर्न घाट पर कोंकण तट पर आयोजित की जा रही है। सबसे पहली बार 2004 में एक्सरसाइज कोंकण का आयोजन किया गया था इंडिया और यूके के मध्य में। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर भारतीय राजनेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया? महाराष्ट्र में एक एयरपोर्ट है, नवी मुंबई एयरपोर्ट। अब इसका नाम महाराष्ट्र के एक नेता के नाम पर रखा गया है, डीबी पाटिल। महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस नेता है, समाज में काम करने के समाज सेवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके नाम पर अब नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदला गया 8 अक्टूबर को और नया नाम कर दिया गया क्या? लोक नेता दिनकर बालू पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉर्ट में डीबी पाटिल एयरपोर्ट अब इसका नया नाम है। एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज अभी इनॉग्रेट किया गया है, सेकेंड फेज पर काम चल रहा है। जब ये बन जाएगा तो एशिया के बड़े एयरपोर्ट में गिना जाएगा। अभी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा डीबी पाटिल एयरपोर्ट, जो कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का ही नया नाम है। ठीक है, 1160 हेक्टेयर में इसका निर्माण किया गया है। डीबी पाटिल महाराष्ट्र के नेता है, लॉयर रहे हैं, पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। मुंबई के फार्मर्स के लिए काम करने के लिए इन्हें जाना जाता है। एमपी भी रह चुके हैं 1984 से 1989 तक। इन्हीं के नाम पर नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया। हाल ही में आरबीआई द्वारा एनबीएफसी सेक्टर के लिए किस संस्था को पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी गई है? तो एनबीएफसी सेक्टर के लिए आरबीआई ने पहला सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। ठीक है, एफआईडीसी, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा, होता क्या है उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके पहले हम समझे कि एनबीएफसी क्या है। देखिए, एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाता है किसी कंपनी को, अगर इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर किसी कंपनी को ये लाइसेंस मिल जाता है ना एनबीएफसी कंपनी का, तो वो बैंक के कुछ कार्य कर सकती है, सारे नहीं, कुछ काम कर सकती है। जैसे अगर हम देखें कि बैंक के कौन कौन से काम कर सकती है, तो लेन देन कर सकती है, लोन दे सकती है, इन्वेस्टमेंट करती है, इंश्योरेंस बेच सकती है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो कर सकती है, लेकिन बैंक के सारे काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोल सकती, चेकबुक इशू नहीं कर सकती, है ना। तो काफी सारे काम नहीं भी कर सकती है बैंक के। तो ये आदि आप इसको बैंक समझिए। अब क्या होता है, जिसको भी लाइसेंस दे दिया गया, अब आरबीआई तो उन पर ध्यान देगी नहीं कि भाई ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मतलब काम तो आरबीआई का ही है, लेकिन आरबीआई के पास और भी बहुत काम है। भारत की मौद्रिक नीति को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। और वो रेपो रेट जारी करे, बैंक दर और रिवर्स रेपो रेट और इन चीजों को ध्यान दे, कमर्शियल बैंक पर ध्यान रखे, अपनी पॉलिसीज पर ध्यान रखे, है ना, नोट अलग छापने, तो बहुत सारे काम है। तो वो क्या करती है कि एक ग्रुप को लाइसेंस दे देते कि आप इन सबको कंट्रोल करो और देखो कि ये आरबीआई के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आरबीआई ने एनबीएफसी जो कंपनियां है ना, वो काम कर पा रही है कि नहीं, उनको रेगुलेट करने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। आई होप समझ में आएगा। ये भारत में ये स्टेटस पाने वाली पहली एनबीएफसी कंपनी बन गई है। मेडागास्कर देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मेडागास्कर दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश है, हालांकि ये इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। अभी मैप पर मैं आपको बताऊंगा। इसके नए प्रधानमंत्री रुपिन फॉर्चुनेट ज़ैफिसाम्बो को अपॉइंट किया गया। ये पीएम बने हैं रुपिन फॉर्चुनेट ज़ैफिसाम्बो, है ना, थोड़ा बड़ा नाम है तो हम रुपिन फॉर्चुनेट ही बार बार पढ़ेंगे। तो ये मेडागास्कर के नए पीएम बने हाल ही में। देखिए, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट के पद पर आंद्री राजोलिना, वर्तमान में ये प्रेसिडेंट है आंद्री राजोलिना। अब क्या हो रहा था कि मेडागास्कर में इनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया प्रेसिडेंट ने कि नया पीएम नियुक्त कर दिया एक आर्मी जनरल को। इनका नाम है रुपिन फॉर्चुनेट।
और इनको बोला अब ये तुम संभालो, जो भी आंदोलन हो रहे तुम दबाओ इनको। मतलब डेमोक्रेसी यहां पर भी बर्बाद है। तो अभी नए पीएम बने हैं मेडागास्कर देश के रुफिन फॉर्चुनेट, जो कि मेडागास्कर के ही आर्मी जनरल है। मेडागास्कर इंडियन ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका के साउथ ईस्ट में एक आइलैंड कंट्री है, फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड और सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन कंट्री के रूप में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। देखिए यहां पर ये आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का एंड का पार्ट है दक्षिण में, और इसके उत्तर पूर्व में ये मेडागास्कर इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है। इसकी कैपिटल है आंटानारियो, ठीक है, इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट है एंड्री राजोलिना। प्राइम मिनिस्टर के पद पर अभी अपॉइंट हुए हैं रुपिन फॉर्चुनेट। आगे चलेंगे। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे, यह हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, इंडियन एयरफोर्स डे। अंग्रेजों के शासनकाल में 8 अक्टूबर को 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। हालांकि उस वक्त इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, लेकिन आगे चलकर जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स में से रॉयल वर्ड हटा दिया गया और इससे कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स 1950 में। लेकिन स्थापना क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ही हर साल मनाया जाता है। ठीक है। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर अचीवमेंट्स टू टेक सेंटर स्टेज, यह थीम रखी गई है इंडियन एयरफोर्स डे की। डन। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात करें तो यह वर्तमान में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो इंडियन एयरफोर्स कब मनाया जाता है? यह इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलें। आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है एमजे अकबर को। किसे दिया जाता है? एमजे अकबर। एमजे अकबर एक बहुत ही फेमस राइटर है, इनकी काफी बुक पहले भी प्रकाशित हो चुकी है। तो इन्होंने हाल ही में एक नई बुक लिखी आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। इस बुक में इन्होंने बताया है कि जो मुगल शासक हुआ करते थे वो अपनी प्रजा को कंट्रोल करने के लिए, अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का यूज करते थे अपने जीवन में। तो इसी पर आधारित ये बुक है एमजे अकबर की, हाल ही में से लॉन्च किया गया था। एमजे अकबर इंडिया के बहुत ही फेमस राइटर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन रहे हैं। वेस्ट बंगाल से ये आते हैं। 2016 से 2018 तक इन्होंने ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर भी रहे हैं। एमपी भी रह चुके हैं 2016 से 2022 तक। कुछ अदर बुक भी इनकी फेमस है, जैसे नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया 1990 में प्रकाशित हुई थी, और कश्मीर बिहाइंड द वैली 1991 में प्रकाशित हुई थी, एमजे अकबर। और अभी जो बुक रिलीज की गई आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, एमजे अकबर राइटर है। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये देखने को मिलती है यूएसए और रशिया के बीच में। न्यूक्लियर वेपन को कम करने से संबंधित एक ट्रीटी है जो कि कभी 2011 में 2010 में साइन हो चुकी थी, 2011 में लागू की गई थी यूएसए और रशिया के मध्य में। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 2026 में यह ट्रीटी खत्म हो रही थी, खत्म हो जाएगी फरवरी 2026 में। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से बातचीत की है कि क्या इस ट्रीटी को आगे बढ़ा लें हम। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, इस पर अपनी सहमति दी है कि हम ट्रीटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है रशिया और यूएसए के बीच में, एक न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था। 5 फरवरी 2026 को नेक्स्ट ईयर ये खत्म हो जाएगी। देखिए ट्रीटी जो है ना, पहले इसको ट्रीटी ऑफ मॉस्को के नाम से भी जाना जाता था। ट्रीटी ऑफ मॉस्को ये 2012 में खत्म हो रही थी। उसी से पहले न्यू स्टार्ट ट्रीटी को
साइन किया गया 2010 में। उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा और रशिया के प्रेसिडेंट थे दमित्री मेदवेदेव। इन दोनों ने इसे साइन किया 2010 में, 2011 में ये हो गई खत्म। 2010 में इसे साइन किया और 2011 में ये हो गई लागू। 10 साल इसका टाइम पीरियड था, मतलब ये खत्म हो जाती 2021 में। 2021 में इसको 5 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया और अब 2026 में ये खत्म हो जाएगी। तो एक बार फिर से इसको आगे बढ़ाने की बात चल रही है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को। इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों के बीच में काफी सारी चीजों पर एग्रीमेंट हुआ था। जैसे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन है वो 1550 से ज्यादा दोनों देश नहीं रखेंगे, डिप्लॉय नहीं करेंगे। अगर उससे ज्यादा कर रखे हैं तो उनको कम करेंगे। दोनों देशों के पास ज्यादा से ज्यादा 700 डिप्लॉयड लॉन्चर होंगे और 800 टोटल लॉन्चर हो सकते हैं टोटल, और डिप्लॉयड 700 से ज्यादा ये नहीं कर सकते। अगर कर रखे हैं इन्होंने लॉन्चर डिप्लॉयड तो ये कम करेंगे। तो इस तरीके की ये ट्रीटी थी। एक दूसरे की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको भी इंस्पेक्शन कर सकते थे दोनों देश, ताकि ट्रीटी सही चल रही है कि देखा जा सके। 2021 में खत्म हुई थी, तब 5 साल के लिए बढ़ा दी है। अब 2026 में खत्म होगी तो देखते हैं बढ़ाया जाता है या नहीं। चर्चित सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी स्टॉक्स एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज की खरीदी और बिक्री होती है उन पर लगने वाला टैक्स है। आंसर बी। यह अभी सुर्खियों में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित एक याचिका को स्वीकार किया है। इसको खत्म करने से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार से एसटीटी पर जवाब मांगा है कि भैया इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं। अगर नहीं होती है तो हो सकता है इन फ्यूचर एसटीटी को, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसको खत्म कर दिया जाए। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको इस टैक्स के बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही लगता है जब शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। एसटीटी 2004 में ये टैक्स लाया गया था। अब जो याचिका करता है ना, याचिका करता है एक ट्रेडर है आसिम जुनेजा, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने कहा है कि भाई एसटीटी तो एक डबल टैक्सेशन के प्रिंसिपल के खिलाफ है, मतलब किसी भी चीज पे आप डबल टैक्स नहीं लगा सकते। इस प्रिंसिपल को ये ब्रेक करता है। उन्होंने कहा कि एसटीटी तो हमने भर ही दिया जब हमने खरीदा बेचा, उसके बाद जब शेयर से हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हमको कैपिटल गेन टैक्स भी भरना पड़ता है, उसके बाद भी हमको टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो एक्चुअल में डबल टैक्सेशन हो गया, तो इसको हटाया जाना चाहिए। और इसके अलावा भाई किसी प्रोफेशन पर आप कैसे टैक्स लगा सकते हो? क्योंकि मैंने शेयर खरीदे या बेचे तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक टीचर, क्योंकि वो टीचर है, पढ़ा रहा है, तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया। एक इंजीनियर है, इस चीज का आपने उससे टैक्स ले लिया। तो इस तरीके से इसको चुनौती दी गई है। अभी तो केवल याचिका को एक्सेप्ट किया गया है। अगर ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होती है तो फिर आगे चलकर इसको हटाया जा सकता है। अभी इस पर बहस चलेगी काफी लंबी। तो ये एसटीटी है। मेरा हाउ चोकबा त्योहार हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा हाउ चोकबा फेस्टिवल ये हर साल मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। मणिपुर में मेरा हाउ चोकबा त्योहार बहुत ही फेमस त्योहार है। वहां की जो लोकल कम्युनिटी है, स्पेशली मैतेई और नागा ट्राइब्स, ये बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाती है। कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें जनजातियां आपस में मेल मिलाप करती है। मैतेई कैलेंडर के मेरा मंथ, जो कि मेरा मंथ अक्टूबर होता है हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो मैतेई कैलेंडर के मेरा मंथ में जो 15वां चंद्र दिवस होता है उस दिन मनाया जाता है मेरा हाउ चोकबा फेस्टिवल। इस बार ये 7 अक्टूबर को मणिपुर में मनाया गया। यहां पर मेरा का मतलब है मैतेई कैलेंडर का अक्टूबर वाला महीना, जो हमारा अक्टूबर महीना है वो मैतेई कैलेंडर का महीना है। और हाउ चोकबा का मतलब होता है एक तो भोजन और उसके अलावा बड़ा आयोजन या बड़ी सभा। तो ये सारी जनजाति आपस में मिलती है और मतलब एक संयुक्त भोज का आयोजन करती है। ठीक है, तो मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला यह त्योहार है मेरा हाउ चोकबा फेस्टिवल। भारत अपनी पहली रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में लॉन्च करेगा। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आईयूसीएन का एक कॉन्फ्रेंस है, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई के अबू धाबी में। ठीक है,
अब क्या किया है कि अबू धाबी में ये आयोजन जो हो रहा है ना, ये 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक अभी चल रहा है। इंडिया यहां पर अपनी खुद की एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की रेड डेटा लिस्ट को जारी करेगा। वैसे आप सभी को पता है रेड डेटा लिस्ट जो है ना वो IUCN जारी करता है, रेड डेटा बुक, जिसमें जो ऐसी स्पीशीज जो कि खतरे में है, विलुप्त हो चुकी है, उनकी जानकारी होती है। तो ऐसी 9 कैटेगरी में रेड डेटा बुक को बांटा गया है, IUCN की ये लिस्ट है। इसी तर्ज पर इंडिया भी अपनी खुद की एक इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में एक लिस्ट को यहां पर जारी करेगा IUCN के सामने। इससे फायदा यह होगा कि हमको इंडिया में पता चलेगा कि कौन सी प्रजाति है जिनको संरक्षण की जरूरत है और उनका संरक्षण में हम प्रयास को तेज करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया अपने लेवल पर कैसे प्रयास कर रहा है, इंडिया के क्या पॉलिसीज इंडिया बना रहा है, इसके बारे में भी हमको नेशनल और इंटरनेशनली पता चल पाएगा। तो इंडिया ने इस लिस्ट को अभी जारी किया है अबू धाबी में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की बैठक में। अबू धाबी UAE में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह एक इंटरनेशनल समिट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 4 साल में एक बार होती है। ओके, IUCN ही इसका आयोजन कराता है 4 साल में एक बार। उद्देश्य क्या है, सभी गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको एक मंच मिले ताकि नेचर कंजर्वेशन के लिए, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उसके लिए बातचीत कर पाए। 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बार USA में इसका आयोजन किया गया था और लास्ट बार 2021 में फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था और अब 2025 में अबू धाबी में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इंडिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर या जू बनाया जा रहा है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। यहां पर एक बायोलॉजिकल पार्क है, इस नेशनल पार्क में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, और इस बायोलॉजिकल पार्क में एक जू है कर्नाटक में, जिसमें 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। अब जू जो कि 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उसकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो इस 1 मेगावाट सोलर प्लांट से ही पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से भारत का पहला जू बनेगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, कर्नाटक में जो यहां का जू है, ऐसा पहला जू बनेगा जो कि अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से पूरी कर लेगा। ओके, तो जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, इसमें जू, सफारी पार्क, बटरफ्लाई पार्क, रेस्क्यू सेंटर, काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये बायोलॉजिकल पार्क बनेरघट्टा नेशनल पार्क में, जो नेशनल पार्क है उसका एरिया 26,051 हेक्टेयर का है, और जब हम बायोलॉजिकल पार्क की बात करते तो ये 731 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसके अंदर जू 12 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हालांकि इसको बढ़ा के 40 हेक्टेयर तक किया जाएगा जू को, लेकिन अभी ये केवल 12 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। अरुणोदय 3.0 योजना कहां लॉन्च की गई है? अरुणोदय स्कीम को 3.0 स्कीम को लॉन्च किया है असम सरकार ने। इसके पहले भी ये तीसरा फेज है अरुणोदय स्कीम का, पहले भी 2 बार इस स्कीम को जारी किया जा चुका है। तो असम के जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अरुणोदय 3.0 स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया। जो पहली स्कीम थी अरुणोदय वो 2020 में लॉन्च की गई थी आफ्टर कोविड, और फिर इसका सेकेंड फेज आया था 2022 में, और अब तीसरा फेज इसको शुरू किया गया है। यह असम की सबसे बड़ी वेलफेयर स्कीम है अरुणोदय 3.0। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, जो गरीब वर्ग है उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देती है राज्य सरकार। ठीक है, देखिए स्कीम का उद्देश्य असम के गरीब परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प देना। जब पहली बार स्कीम आई थी 2020 में, तब प्रति परिवार जो कि ऐसे जो अंत्योदय फैमिली है, अंत्योदय फैमिली में शामिल है, ऐसे 38 लाख बेनिफिशियर को हर महीने 830 पर मंथ दिए जाते थे। फिर सेकेंड फेज में इसको बढ़ाकर 1000 पर मंथ किया गया, और अब तीसरे फेज में इसको किया गया है 1250 रुपए पर मंथ। तो अरुणोदय 3.0 एक आर्थिक सहायता स्कीम है जो कि असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिसेस यूनिवर्स 2025 का विनर, पहली भारतीय जिन्होंने इस खिताब को जीता, यह है शेरी सिंह।
मिसेज यूनिवर्स इस बार 2025 में फिलीपींस में आयोजित किया गया ये। यहां पर क्या होता है कि 18 से 55 साल की ऐसी महिलाएं पार्टिसिपेट करती है जो मैरिड है, डिवोर्सी हो, विडो हो, ऐसी महिलाएं यहां पर, और किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, तो ऐसी महिलाएं यहां पर पार्टिसिपेट करती है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब पहली बार किसी इंडियन ने जीता है और यह है शेरी सिंह। ठीक है, तो शेरी सिंह यहां पर रही विनर इंडियन। आयोजन कहां पर हुआ है 2025 में? फिलीपींस में। यहां पर 120 देशों की जो मैरिड वीमेन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में। इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिताएं हर साल ये आयोजित होती है। मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करवाता है। 2007 में इसे पहली बार शुरू किया गया था। 2024 की विनर नतालिया रही है जो कि बेलारूस से आती है, और 2025 में ये विनर ये खिताब शेरी सिंह ने अपने नाम किया। देखिए 2025 में जो अदर सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, अगर उनके विनर की बात करें तो मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब इस बार मनिका विश्वकर्मा ने जीता है 2025 में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब सुचाता चुआंगश्री ने अपने नाम किया, ये थाईलैंड की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स नवंबर में होगा, नेक्स्ट मंथ। तो 2024 में जो मिस यूनिवर्स हुआ था वो विक्टोरिया कैजर थिल्विंग ने अपने नाम किया था, यह डेनमार्क की रहने वाली है। और मिसेस वर्ल्ड का खिताब शेगो गेल ने अपने नाम किया, यह साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश द्वारा शुरू किया गया? गोबी डेजर्ट अगर इसकी बात करते हैं तो ये मध्य एशिया में मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। गोबी डेजर्ट चाइना में जो गोबी डेजर्ट का हिस्सा है ना, वहां पर चाइना ने दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। तो शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चाइना को दिया जाता है। देखिए चाइना ने क्या किया है कि पूरे जो गोबी डेजर्ट है जहां पर ये प्लांट लगाया गया है, 27,000 से ज्यादा देखिए आईने लगाए उसने। और ये जो आईने हैं ना, 2 पिल्लर पर सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इन 2 पिल्लर में सूर्य की रोशनी क्या होती है? स्टोर होती है। 27,000 मिरर है, जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो इन मिरर को ऐसे सेट किया गया है कि 2 टावर पर यह सनलाइट जाती है, 2 टावर पर यह पूरी कॉन्सेंट्रेट होती है। अब इस टावर में जो सनलाइट जा रही है, जो इकट्ठी हो रही है, वो या तो मेल्ट सॉल्ट या फिर पानी में जाकर उस ऊर्जा का यूज किया जाता है, और मेल्ट सॉल्ट के माध्यम से पानी को गर्म किया जाता है जो भाप बन के उड़ता है, और उस भाप से जब टरबाइन को घुमाया जाता है तो उससे बिजली का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से स्टीम में, पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, उससे टरबाइन चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस सोलर प्लांट का फायदा यह है, सोलर थर्मल पावर प्लांट का, कि जब सूर्य नहीं होगा, मतलब रात में, तब भी ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है लगातार। देखिए यहां पर जो मेल्ट सॉल्ट है ना, इसका यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पिघला हुआ नमक होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा डिग्री तक गर्म रह सकता है। तो जब ये गर्म होगा तो घंटों तक गर्म रहता है, 20-20 घंटे, 10-10 घंटे। तो जब सूरज डूबा हुआ भी रहेगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है टरबाइन के माध्यम से। जो गर्म पिघला हुआ नमक है उसका यूज किया जाएगा पानी में, पानी भाप बन के उड़ेगा, टरबाइन को घुमाएगा और उससे बिजली बनेगी। तो भले ही सूर्य नहीं है तो भी बिजली 24 घंटे बनाई जा सकती है। तो यह दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है गोबी डेजर्ट में, जो कि देखने को मिलता है चाइना और मंगोलिया में। यह मंगोलिया के दक्षिण में और चाइना के उत्तर में। तो ये जो आप चाइना का प्लेस देख रहे हैं, यहां लगाया गया है इस थर्मल पावर प्लांट को, सोलर थर्मल पावर प्लांट। गोबी डेजर्ट एशिया में स्थित डेजर्ट है, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। 12,95,000 वर्ग किलोमीटर गोबी डेजर्ट का एरिया है। भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? इंडिया की पहली चीता सफारी को शुरू किया गया है कुनो नेशनल पार्क में, क्योंकि चीते का इंडिया में, कुनो नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश के उत्तर में एक श्योपुर जिला है, यहां पर कुनो पालपुर नेशनल पार्क है। यहां पर जो चीते हैं ना, उनको देखने के लिए चीता सफारी की शुरुआत की गई है 1 अक्टूबर को। यह इंडिया की पहली चीता सफारी है। आपको पता है ना, जो जीप या ओपन जीप या पैक्ड वैन में
जंगलों में घुमाया जाता है और जो टूरिस्ट होते हैं उनको चीते और दूसरे जंगली जानवर दिखाए जाते हैं। तो यही होती है चीता सफारी, ठीक है ना। तो इसको शुरू किया गया मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। आपको पता है 1952 में ही भारत में चीते खत्म हो गए थे। चीते की पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए चीता रीलोकेशन प्रोग्राम को इंडिया में शुरू किया गया था, जिसके तहत 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को लाकर कुनो पालपुर नेशनल पार्क में बसाया गया। ओके, अभी कुनो पालपुर नेशनल पार्क में 16 चीते देखने को मिलते हैं। तो एक ही नेशनल पार्क में है, कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। इस नेशनल पार्क से कुनो रिवर बहती है। कुनो रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है और चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। इस नेशनल पार्क का टोटल एरिया ऑलमोस्ट 748 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। शिवपुरी और श्योपुर जिले में एमपी में फैला हुआ है। 1981 में सेंचुरी बना था और आगे चलकर 2018 में यह नेशनल पार्क घोषित किया गया। कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीतों के लिए जाना जाता है। एलन सोली ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एलन सोली जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, इसने अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सानिया मिर्जा को। किसको बनाया? सानिया मिर्जा, एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर रही है सानिया मिर्जा। तो इनको एलन सोली ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे तेलंगाना राज्य की भी ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा ही है। एक क्लोथिंग ब्रांड है, एसेसरीज ब्रांड है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के अंतर्गत एलन सोली आती है। देखिए सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर, ठीक है ना। इन्हें काफी सारे टेनिस में योगदान के लिए अवार्ड दिए गए हैं, जो जैसे कि अर्जुन अवार्ड 2004 में दिया जा चुका है सानिया मिर्जा को। 2006 में पद्मश्री दिया गया था। 2015 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, उस वक्त राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, और 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बीआरओ ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची रोड का निर्माण किया है, जो कि टोटल 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। 19,400 फीट की ऊंचाई पर, ऑलमोस्ट 5,913 मीटर की ऊंचाई पर, है ना, 5,913 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड है, जो कि लद्दाख में मिगला पास में इसको बनाया गया है। मिगला पास ये लद्दाख में देखने को मिलता है, लेह में। यह पास लद्दाख में लिकारु विलेज को आर्मी के फुक्ची बॉर्डर आउटपोस्ट से कनेक्ट करता है। तो मिगला पास कहां पर है? लद्दाख में, और यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची रोड का निर्माण किया गया है, ठीक है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है। इसके पहले दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सड़क है ना, वो लद्दाख में ही थी, जिसकी ऊंचाई थी 5,798 मीटर ऑलमोस्ट। ओके, ये उमलिंग ला पास में बनाई गई थी। ये पास भी लद्दाख में ही देखने को मिलता है। और अब सबसे ऊंची जो रोड है लद्दाख में, वो मिगला पास में बनाई गई है। लास्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। यह डे हर साल मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। देखिए पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करना, ऑब्वियस सी बात है। मेंटल हेल्थ जो है, डिप्रेशन के कारण मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट आता है और काफी बीमारियों का ये कारण है। डिसीज का तो कारण है ही है, इसके अलावा सुसाइड केसेस सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ में इफेक्ट के कारण या डिप्रेशन के कारण ही देखने को मिलते हैं। तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, मेंटल हेल्थ को सही रखना जरूरी है। इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ एक एनजीओ है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए ही काम करता है। इसके द्वारा 1992 में इस डे की शुरुआत की गई थी। हालांकि WHO के द्वारा भी इंटरनेशनल लेवल पर इसे मान्यता है। तो 1992 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2025 में एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफीज एंड इमरजेंसीज 2025 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है। यह हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डन। तो यहां पर 6 से लेकर 12 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर, टॉप 25 करंट अफेयर को यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सेशन पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक की। और 10 बजे आपका वेबिनार है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए, रजिस्टर्ड हो जाइए तो एआई के लिए जो वेबिनार है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।